और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और दिखाते हैं सबसे पहले आपको ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने एक और त्योहार सेलिब्रेट किया। उन्होंने यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपने वकील एपी सिंह को राखी बांधी। एपी सिंह ही अपने साथ शगुन का सारा सामान और कुछ तोहफे लेकर सचिन के घर पहुंचे थे। इस दौरान राखी बांधने के बाद वकील एपी सिंह ने सीमा हैदर को सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। साथ ही ये वादा भी किया कि वो सीमा को भारत की नागरिकता जरूर दिलवाएंगे। वहीं सीमा हैदर ने इस मौके पर राखी से जुड़ा गाना भी गाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ कैंप में गांव की कुछ महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। इस दौरान कुछ जवान भावुक भी हो गए। दरअसल यहाँ ड्यूटी कर रहे कई जवान अपने घरों में हजारों किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में वो राखी के इस त्योहार पर अपने घर को भी काफी मिस करते हैं। लिहाजा गांव की महिलाओं ने जवानों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर राखियां बांधी। साथ ही उनकी खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। वहीं जवानों ने इन बहनों को तोहफे भी दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अपराधी का जेल से छूटने के बाद एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। इसमें हत्या के मामले में 14 साल की सजा काट चुके अपराधी शैलू कारों से शक्ति प्रदर्शन करता नजर आया। जेल के बाहर उसका ढोल नगाड़ों और फूल माला के साथ स्वागत हुआ। इतना ही नहीं, उसकी गाड़ी के साथ दर्जनों गाड़ियां निकली। शैलू को 15 अगस्त को अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया था। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी पर वो सवार हुआ उसमें विधायक लिखा हुआ था। यूपी के दादरी में पक्षियों के लिए 7 मंजिला एक अनोखी इमारत बनाई गई। इसमें बेजुबानों के लिए 700 आशियाने हैं। इनमें पक्षियों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। साथ ही उन्हें गर्मी और सर्दी की कोई फिक्र नहीं होगी। इस पक्षी घर को बनाने में खास मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। ये पहल वहां के कारोबारी महेंद्र शर्मा ने की। दावा है कि इसमें करीब 4000 पक्षी रह सकते हैं। पंजाब के जालंधर में एक अनोखा रेस्तरां बनाया गया। दरअसल इस रेस्तरां को डबल डेकर बस का आकार दिया गया है। इतना ही नहीं, ये रेस्तरां मूवेबल है, यानी ये बस वाला रेस्तरां कहीं भी जा सकता है। इसे बनाने के लिए 3 साल का समय लगा है और इसमें 30 तरह के व्यंजन मौजूद हैं। लेकिन इनमें पंजाबी समेत कोई भी भारतीय व्यंजन नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें रेस्तरां के मेन्यू में शामिल किया जाएगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर इस मौसम में तेजी से फैल रही एक बीमारी वायरल मायोसाइटिस से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में वायरल मायोसाइटिस के मरीजों की तादाद देखते हुए डॉक्टर सतर्क है। इस बीमारी में बुखार के साथ मसल्स में दर्द की शिकायत होती है। इसके अलावा कमजोरी और बेचैनी ऐसी होती है कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। मायोसाइटिस से मुकाबला करने के लिए इसके लक्षण और उपचार को समझना, साथ ही सावधानी वाला हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले जब सामंथा ने अस्पताल में इलाज करवाते हुए अपनी तस्वीर शेयर की तो उनके फैंस परेशान हो गए, क्योंकि अपनी पोस्ट में सामंथा ने बताया कि कुछ महीने पहले उन्हें मायोसाइटिस नाम की बीमारी हुई थी। हालांकि खबर के मुताबिक इलाज के बाद सामंथा इस बीमारी से काफी हद तक उबर गई हैं, लेकिन असहनीय दर्द वाली मायोसाइटिस बीमारी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि मुंबई में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई के अस्पतालों में मायोसाइटिस के मरीजों की संख्या देखते हुए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। मायोसाइटिस का मतलब मसल्स में सूजन है और इसकी वजह ऑटो इम्यून सिस्टम है, यानी जब शरीर का इम्यून सिस्टम ही हेल्दी टिश्यू पर हमला करने लगता है। मायोसाइटिस के बारे में आम लोगों की जानकारी कम है, लिहाजा इसके लक्षण और असर को विस्तार से समझना जरूरी है। आमतौर पर इस बीमारी में मसल्स में कमजोरी, दर्द, एक्टिविटी में कठिनाई, निगलने में मुश्किल, खड़े होने या बैठने में कठिनाई, रैशेज, बैलेंस खोना और वजन कम होने जैसे लक्षण नजर आते हैं। मायोसाइटिस जोड़ और मांसपेशियों को भी प्रभावित करती है और त्वचा को भी। कंधे, कूल्हे या जांघ की मांसपेशियां जब प्रभावित होती हैं तो बैठने, खड़े होने, सीढ़ियां चढ़ने या सामान उठाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा कलाई और घुटने के नीचे की मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। जब समस्या त्वचा में होती है तो उस पर रैशेज आ जाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इस बीमारी की वजह चोट हो सकती है। कई बार किसी दवा के इस्तेमाल से भी ये बीमारी हो सकती है,
लेकिन आमतौर पर ये बीमारी इन्फेक्शन, खासकर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन होने पर इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, लेकिन जब वही ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाता है तो इम्यून सिस्टम खुद के शरीर पर हमला करने लगता है और इसकी वजह से मसल्स में दर्द या सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर कई तरीके अपनाते हैं। दवाओं के अलावा फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी या एक्सरसाइज से इसका निदान किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब काफी दिनों तक मसल्स में दर्द का एहसास हो, चलने फिरने में कठिनाई हो या कदम लड़खड़ाने लगे तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। इस बीमारी के मामले में खुद एहतियात बरतना और करीबियों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मायोसाइटिस से चिंता क्यों है और इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर हमने बात की बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर गौतम भंसाली से। अलग अलग तरह का मायोसाइटिस होता है। अगर वो ऑटो इम्यून होता है, जैसे ल्यूपस में होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है, स्क्लेरोडर्मा के अंदर होता है, तो उसके अंदर ये ऑटो इम्यून डिजीज में आ जाता है। जो वायरल, जो कोल्ड, कफ, जो ये नॉर्मल फ्लू चल रहा है, अभी जो ये फ्लू का बहुत माहौल चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, इसका जो मायोसाइटिस होता है उसके अंदर मेनली मस्कुलर पेन, मसल वीकनेस, फटीगनेस होना। हर वक्त आपको लगता है कि पूरा शरीर मेरा टूट रहा है। जो मैं लेमन भाषा में बोलूँ तो आदमी को लगता है कि बुखार भी नहीं आ रहा, शिवरिंग भी नहीं हो रहा है, हेडेक भी नहीं है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है, हाथ पांव हर वक्त टूटते रहते हैं, मसल वीक हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा चलता हूँ लेकिन मुझे सांस फूलने लगता है, बाथरूम तक भी जाता हूँ तो लगता है कि मैं जल्दी गिर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। इस टाइप के जो मसल वीकनेस के सिम्टम होते हैं वो मायोसाइटिस कहलाते हैं। अगर आपका लंबे टाइम तक मसल वीकनेस वगैरह होता है, इमीडिएटली डॉक्टर को चेक करवाओ। पहले आप उसकी हिस्ट्री देखो कि ये वायरल इन्फेक्शन के बाद में आपका ऐसा वीकनेस बढ़ने लगा है या कोई पुरानी बीमारी, ल्यूपस, आर्थराइटिस वगैरह, वो वजह से। इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। मेनली ईएमजी होता है, जो मसल टेस्ट करने के लिए ईएमजी होता है। बाकी रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, मायोसाइटिस के टेस्ट होते हैं, और बहुत जरूरत पड़ती है तो हम लोग मसल बायोप्सी भी करवा के देखते हैं। उससे सारा ये पता लगता है कि मायोसाइटिस है या नहीं है। और अगर मायोसाइटिस से जिया-बेरी सिंड्रोम है, कार्डियक मायोकार्डाइटिस है, तो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ केसेस में हमको स्टेरॉइड देना पड़ता है और कुछ केसेस में हमको इम्यूनोग्लोबुलिन, IVIG जिससे बोलते हैं, वो भी देने की। और इस वक्त एक शानदार खबर आ रही है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर चंद्रयान 3 ने एक बड़ी खोज की है। रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन होने की जानकारी दी है। जी हां, ऑक्सीजन के अलावा कई अन्य पदार्थ होने का भी यहां से पता चला है, जिनमें मैंगनीज, सिलिकॉन, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम जैसे कई पदार्थ होने की जानकारी यहां से मिली है। इसरो के मुताबिक चांद के सतह पर हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद धातुओं की खोज में लगातार जुटा हुआ है और जांच के बारे में कई अहम जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा है। इनके नए मैप को भारत ने फिर किया है खारिज। जिनपिंग सरकार से जताई आपत्ति। तो उधर मिशन चंद्रयान 3 से पता चला कि चांद पर है ऑक्सीजन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अलग अंदाज में नजर आए। वहां वो हॉकी खेलते दिखाई दिए। दरअसल सीएम झांसी में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने हाथों में स्टिक थामी और फिर स्टिक लेकर बॉल को गोल पोस्ट की ओर दाग दिया। हॉकी लीजेंड ध्यानचंद की जयंती के मौके पर उन्होंने वहां हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन भी किया, साथ ही युवा खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को बड़ा जिम्मा सौंपा। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। साथ ही अनिल एंटनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी होंगे। इनके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। गुजरात के राजकोट में वहां की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक छात्रों के माता पिता अब छोटे कपड़े पहनकर स्कूल नहीं जा सकेंगे। आने वाले दिनों में राजकोट के सभी स्कूलों में ये नियम लागू किया जाएगा। एक बैठक के बाद कहा गया कि स्कूल भी एक मंदिर है और वहां छोटे कपड़े पहनकर यानी नाइट ड्रेस या बरमुडा पहनकर अंदर नहीं जा सकते। साथ ही एसोसिएशन का कहना है कि बच्चा अपने माता पिता से सब कुछ सीखता है, लिहाजा ऐसे नियमों का पालन करना जरूरी है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने एक जलकर्मी का भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गणपत सूर्या के मुताबिक शादी के लिए जोड़े गए उनके रुपए भी गबन कर लिए गए हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से हेलीपैड पर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनकी दो बेटियां हैं और उनके पास बेटियों की शादी के लिए रुपए नहीं है। एक बेटी की शादी इसी दिवाली के बाद है। वहीं इस दौरान सीएम ने जेल प्रहरी गणपत सूर्या को बेटियों की शादी करवाने का आश्वासन दिया। कि मैं कभी लंबी नहीं हो पाऊंगी और ना ही युवावस्था में प्रवेश कर पाऊंगी। स्कूली बच्चे अब कॉमिक्स के जरिए जीवन की सीख सीखेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में चलो आगे बढ़े नाम की एक कॉमिक्स बुक रिलीज की। यह कॉमिक खासकर किशोर अवस्था यानी बड़े हो रहे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके जरिए बच्चे मेंटल हेल्थ के साथ साथ शारीरिक बदलाव को भी समझेंगे। इस कॉमिक बुक में बच्चे रिलेशनशिप, जेंडर, समानता, साफ सफाई और चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सीखेंगे। इसमें बच्चों को HIV प्रिवेंशन के बारे में भी सिखाया जाएगा। नए दौर को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई यह कॉमिक बुक हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और कन्नड़ सहित 11 भाषाओं में रिलीज की गई है। इसे NCERT और यूनेस्को के साथ मिलकर तैयार किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने रक्षाबंधन पर एक तोहफा दिया। बुधवार को उसकी ट्रेनें 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा फेरे लगाएगी। इसके लिए रिजर्व मेट्रो ट्रेनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने बताया कि 28 अगस्त यानी सोमवार को 68 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया, जो कि अब तक का एक दिन में सबसे ज्यादा यात्रियों का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में बड़ी राहत मिली और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, लेकिन उन्हें फिर एक और मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान गोपनीय दस्तावेजों के राजनीतिक इस्तेमाल से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने ऐसा करके पाकिस्तान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। उधर इमरान की सजा पर रोक के बाद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इमरान खान की वकालत करता है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट उससे पूरी तरह से प्रभावित है। साथ ही शहबाज ने इमरान पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लाडले की सजा निलंबित की गई है, खत्म नहीं की गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वैसे तो बीजेपी और विरोधी पार्टियां अपने अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन क्या 2024 का चुनाव 2023 में ही हो जाएगा? क्या केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराने का फैसला कर सकती है? ये सवाल यूं ही नहीं है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेता साफ कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव के लिए तैयार रहिए। इसी बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद समय पूर्व चुनाव की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है। सावन खत्म होते होते सियासी फिजा भी जैसे करवट बदलने लगी है। 2 दिन बाद यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्ष के गठबंधन की तीसरी और अहम बैठक की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ही समय पूर्व चुनाव की चर्चा ने जोर पकड़ ली। ममता बनर्जी ने न सिर्फ दिसंबर तक लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी कर दी, बल्कि दावा किया कि बीजेपी ने प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग भी कर ली है। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ममता ही नहीं, नीतीश कुमार को भी लगता है कि केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव करवा सकती है, इसलिए वो विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, कि कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इससे पहले जब समय पूर्व चुनाव की बात उठी थी तो बीजेपी ने मजबूती से उसे खारिज किया था। हालांकि राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगले साल जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन और फरवरी में अंतरिम बजट के बाद ही बीजेपी चुनाव में जाना चाहेगी। फिर भी विपक्ष को यकीन है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। इस तरह से बीजेपी बिफोर चुनाव लेने के मूड में है और जो पूरे देश में बीजेपी के विरोध में माहौल जो बनते जा रहा है और ये माहौल और ज़्यादा खतरनाक न हो, उसकी चिंता बीजेपी में लगी हुई है।
तो लगता है कि बिफोर भी चुनाव हो सकते हैं। तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भड़ जाएंगे। जरूर चंद्रयान 3 यहाँ लाइए और उसके ऊपर से प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं, ये मैं कहूँगा। दिलचस्प बात यह है कि समय पूर्व चुनाव को लेकर बयानबाजी इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले शुरू हुई है। विपक्षी दलों के मोर्चे में अभी सीट बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है और न चेयरमैन या संयोजक बनाए गए हैं। तो क्या ममता और नीतीश समय पूर्व चुनाव की बात कहकर कांग्रेस पर जल्द फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं, या फिर उनका ये दांव तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब मुंबई में इंडिया की बैठक के बाद मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,076 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 37 अंकों की तेजी रही। ये 19,343 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 21 शेयरों में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई। सोने के भाव में 250 रुपए की तेजी रही, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,800 रुपए हुई। वहीं चांदी की कीमत में भी उछाल रही। चांदी 600 रुपए महंगी हुई, यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 77,100 रुपए हो गई। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ। रक्षाबंधन पर सरकार ने ये राहत भरी खबर दी है। सरकार ने कल यानी बुधवार से रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए की कमी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन भी देगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। पूरी तरह से एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में इसे कार्यक्रम में लॉन्च किया। कार निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर की यह खास इनोवा हाई क्रॉस कार 100% एथेनॉल फ्यूल से चलती है, जो गन्ना, अनाज और पौधों से बनाया जाने वाला फ्यूल है। एथेनॉल की कीमत करीब 60 रुपए प्रति लीटर है, जो कि पेट्रोल की कीमत का लगभग आधा है। यानी ये पेट्रोल की तुलना में किफायती भी है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। ये कार दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मोस्ट अवेटेड करिश्मा XMR 210 को लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1,73,000 रुपए रखी गई है। इस प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक को बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने पेश किया। कंपनी का दावा है कि बाइक 32.8 kmpl का माइलेज देती है। इसकी बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट और ऑफिशियल डीलरशिप पर शुरू हो गई है। 3,000 रुपए की टोकन मनी देकर इसे बुक किया जा सकता है। और न्यूज पथ के सफर पे अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ा है, जिसका उद्घाटन अगले साल जनवरी के आखिरी सप्ताह में होना है, जिसके बाद मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। इस बीच राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। ये जानकारी श्री राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दी है। उन्होंने बताया है कि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को औसतन 20 सेकेंड मिलेंगे। मंदिर में श्रद्धालु भगवान श्री राम के 25 फीट की दूरी से दर्शन कर सकेंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए भक्तों को करीब 45 मिनट का इंतजार करना होगा, जबकि मंदिर परिसर में रहने के लिए हर श्रद्धालु को करीब 1 घंटे का वक्त मिलेगा। मंदिर में रोजाना 50,000 से 10 लाख तक भक्तों के एक साथ दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद जनवरी 2024 में मंदिर में भगवान राम बाल रूप में रामलला की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक रामलला मंदिर की सुरक्षा में केंद्र और यूपी सरकार दोनों की भूमिका रहेगी।
जनवरी 2024 में मंदिर खुलने के बाद मुख्य सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार के पास होगी। इसके अलावा केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां भी सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर पर नजर रखेंगी। लगभग 3 एकड़ जमीन पर बन रहे मंदिर का परकोटा यानी कि परिक्रमा मार्ग जोड़ा जाए तो ये करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा मंदिर से अलग 71 एकड़ क्षेत्र में बाकी घूमने की जगह भी तैयार की जा रही है, जहां श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन को लेकर बनाए गए प्लान पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान होता देखना, रामलला को उनके नवनिर्मित भवन में देखना, ये हम सभी हिंदुओं के लिए, हम सभी सनातनियों के लिए पीढ़ियों का इंतज़ार रहा है। ऐसे में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, लेकिन आज जो बात निकल कर सामने आ रही है कि 45 मिनट के इंतज़ार के बाद सिर्फ 20 सेकंड ही हमें अपने रामलला को निहारने का मौका मिलेगा। ये समय थोड़ा कम है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। थोड़ा और समय राम भक्तों को अपने रामलला के साथ बिताने का मिलना चाहिए। रामलला को जितना समय देखने को मिले उतना ही कम है। ट्रस्ट वालों को विचार करना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया जाए। 45 मिनट इंतज़ार करने के बाद जो 20 सेकंड दे रहे हैं, बहुत ही कम समय है। जितना इसको बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा बात हो। 1528 के बाद भगवान रामलला का मंदिर भव्य बनकर तैयार होकर खुल रहा है। विपेन मिश्रा जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। राम भक्त सनातन धर्म के मानने वाले सब आएंगे दर्शन करने, और जितना देर उनकी इच्छा होगा दर्शन करेंगे। किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। यदि लगाते हैं तो सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात होगा। इसलिए व्यवस्था को देखते हुए जो बोल रहे हैं, व्यवस्था चलता रहता। देखिए मेला आया, किसी मंदिर में नहीं रोक है। लाखों आदमी आए हैं, हर मंदिर लोग दर्शन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो विपेन मिश्रा अपने मन से बोल रहे हैं, ये उनकी बात को कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। और सब पब्लिक आवे दर्शन करे। हिंदू मात्र के रामलला हैं, इसलिए किस प्रकार रोक नहीं लगा। यदि रोक लगाते हैं गलत करते हैं, मैं इसको निंदा करता हूँ। समय बहुत कम है और इतना समय इंतज़ार करने के बाद अगर अयोध्या वासियों को ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है तो इस समय को बढ़ावें, जिससे कि सबको दर्शन सुलभ। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई की एक बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। सरकार उनके पुनर्वास के जरिए मुंबई की तस्वीर बदलने की कोशिश लगातार करती रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें, अब मुंबई के सबसे पुराने इलाकों में से एक धोबी घाट के लोगों को झुग्गी झोपड़ी से निकालकर 42 मंजिला इमारतों में शिफ्ट किया जा रहा है। करीब 300 लोगों को बसाया जा चुका है। 1000 लोगों को चाबी सौंपने की तैयारी। ये है मायानगरी मुंबई की झुग्गी बस्ती धोबी घाट। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई का वो इलाका जहां की तंग गलियों में छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में सैकड़ों परिवार कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन अब ये यहाँ महालक्ष्मी के धोबी घाट पर बने 42 मंजिला वाले टावर में रहेंगे, जिसे स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ने बनवाया है। मुंबई के धोबी घाट इलाके में इस बार तकरीबन 1000 लोगों का पुनर्वसन किया जाना है और उनको मुंबई के धोबी घाट इलाके में ही बने 2 बड़े टावरों में भेजा जाना है। तकरीबन 300 से ज़्यादा परिवार अपने नए घर में जा चुके हैं। इन टावरों की सबसे बड़ी बात और सबसे मुख्य बात यह है कि ये दोनों 42 फ्लोर्स के टावर हैं और देश में ये पहला रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है जहां पर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए हैं और उनको अपने नए घर में भेज दिया गया है। ये इमारत कई मायनों में खास है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची पुनर्वास बिल्डिंग बताया जा रहा है। इसमें कल्याण केंद्र और बालवाड़ी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इस नई और ऊंची इमारतों से महालक्ष्मी रेस कोर्स और अरब सागर का सुंदर नजारा दिखाई देता है। धोबी घाट बस्ती में रह रहे तकरीबन 1000 लोगों को इसी इमारत में नया आशियाना मिलने जा रहा है। ऐसे में इन चेहरों पर खुशी लाजिमी है। आज तक सब इधर एरिया ऐसा कंजेस्टेड था कि कोई जा नहीं सकते थे, कोई पा नहीं सकते थे। कुछ दुर्घटना घटे तो बाहर निकलने का भी जगह नहीं थी। ऐसे हालत थी
ये हालत होने के बाद ये ओमकार बिल्डर को लेके हम लोग ने सब मिल के, पॉकेट लीडर ने मिल के ये काम किया और आज खुशी की बात है कि कम से 1000 लोग को हम घर दे रहे हैं। समस्या तो हम लोगों ने बचपन से झेली थी सर, लेकिन पिछले अभी 2014 को इनको ओमकार रियलिटी को हम लोगों ने प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया था। उसके बाद इन्होंने अपने टाइम पीरियड में कंप्लीट करके हम लोग को जो प्रोजेक्ट दिया है बिना दिक्कतों में, तो ये हम लोग के लिए हम लोग का नसीब है अच्छा कि हमारे जीते जी हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे गृह प्रवेश कर रहे हैं हमारे घरों में। धोबी घाट पर बने इन 2 टावर में 11 लिफ्ट हैं और इनमें स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के नियमों के हिसाब से 4 कल्याण केंद्र, 4 बालवाड़ी और 10 सोसाइटी कार्यालय जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। व्यवसाय करने वालों को ग्राउंड फ्लोर पर जगह दी गई है। मुंबई में धोबी घाट अकेली ऐसी झुग्गी बस्ती नहीं है जहां रह रहे लोगों को नए सिरे से बसाने का काम किया जा रहा है, बल्कि ये प्रक्रिया वर्षों से चल रही है। इसके लिए बाकायदा एक स्लम रिहैबिलिटेशन नाम से अथॉरिटी बनाई गई है जो इनके पुनर्वास का काम करती है। मुंबई में हर साल लाखों लोगों को झुग्गी झोपड़ी से निकालकर SRA यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी द्वारा बनाई गई इमारतों में शिफ्ट किया जाता है। मुंबई में करीब 2400 झुग्गी बस्ती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई की लगभग 42% आबादी झुग्गियों में रहती है, जिसमें से अकेले 20% लोग माहिम में हैं। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी है, वो है धारावी। धारावी जैसी दूसरी जगह मुंबई में धोबी घाट को माना जाता है जो 1980 में बनी थी। 1980 में ये जगह बनने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग धोबी का व्यवसाय करते हैं। ऐसे में यहाँ पे हाल लोगों के बड़े बेहाल रहते हैं क्योंकि छोटी छोटी गलियों के साथ छोटे छोटे घर हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में हर साल लोगों को पुनर्विकास किया जाता है और उनको झोपड़पट्टी से SRA स्कीम के तहत बिल्डिंगों में ले जाया जाता है और सरकार इनके पुनर्वास के लिए लगातार कदम उठा रही है। धारावी की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास परियोजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच धोबी घाट की काया पलट की ये तस्वीरें स्लम बस्तियों में रहने वालों को प्रगति मार्ग पर ले जाने का संदेश देती है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। टिम कुक का फर्जी अकाउंट हुआ है डिलीट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने एप्पल के CEO टिम कुक के फर्जी अकाउंट को डिलीट कर दिया। इसे कई बड़ी हस्तियां फॉलो कर रही थी। इस अकाउंट को tim.d.cook नाम से बनाया गया था और ये बिल्कुल असली अकाउंट की तरह दिख रहा था। जापान में कार कंपनी टोयोटा पर साइबर अटैक की आशंका जताई गई। हालांकि कंपनी ने इससे इनकार किया। फिलहाल टोयोटा ने वहां 14 असेंबली प्लांट में प्रोडक्शन रोक दिया है। कंपनी ने कहा कि प्रोडक्शन कमांड सिस्टम में गड़बड़ी के कारण पार्ट्स ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारणों की जांच की जा रही है। ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में तकनीकी दिक्कत लगातार दूसरे दिन जारी रही। इससे दर्जनों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। वहीं सैकड़ों एरोप्लेन देरी से उड़ान भर रही हैं। इस खामी की वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली का शानदार तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है, चाहे कनॉट प्लेस हो या प्रगति मैदान, एयरपोर्ट का इलाका हो या फिर कोई और जगह, सबको खूबसूरत बनाने का काम तेजी से हो रहा है। दरअसल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शिखर सम्मेलन होना है। इसलिए दिल्ली को संवारने के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। संवर रही है दिल्ली, सज रही है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में होने जा रही है G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक। आने वाले 9 और 10 सितंबर को दिल्ली करेगी मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत। इसलिए दिल्ली को बनाया जा रहा है खूबसूरत। दिल्ली में इस खास आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक रास्तों का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। कई इलाकों का तो कायाकल्प ही हो गया है। रात कंस्ट्रक्शन का काम इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे चल रहा है। जिन इलाकों को दुरुस्त करना है वहां पे दिन रात मेहनत की जा रही है। जेसीबी चल रही है। जो सड़क के किनारे का इलाका है जहां हमें हरियाली अक्सर देखने को मिलती है, उसे इस समय पूरा ठीक किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि G20 की डेट आते आते पूरे दिल्ली एयरपोर्ट को चकाचक कर दिया जाए। कहीं पेंटिंग से दीवारों की सुंदरता बढ़ाई जा रही है तो कहीं प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत की झलक भी पेश करने की कोशिश हो रही है। बाघ और हाथी की मूर्तियां दिल्ली की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने का सिलसिला जारी है।
दिल्ली की सड़कों से लेकर इमारतों तक की साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सड़कों पर लाइटिंग, ग्रीनरी, साफ सफाई, भव्य पेंटिंग, G20 स्लोगन और इमारतें झालरों से जगमग हैं। G20 समिट को बस अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और दिल्ली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चाहे सड़कें हों, चाहे रोड्स हों, चाहे खंबे हों और चाहे पुल हो, हर जगह आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी, हरे पौधे देखने को मिलेंगे, गमले देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। पिछले 1 साल से न्यू दिल्ली महानगर पालिका ने दिल्ली को अपने तरीके से सजाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली को हरा भरा करने के लिए 50 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। लगभग 1 साल के अंदर हमने कम से कम अपनी जो हाईटेक नर्सरी है उसमें 10 लाख कटिंग से पौधे हमने तैयार किए हैं। इस पूरे दिल्ली को ग्रीन दिखाने के लिए लगभग 3000 बड़े प्लांट्स हमने रोड्स पर लगाए हैं। 32 रोड्स ऐसी हैं जिन रोड्स को हमने पूरा का पूरा ग्रीन कवर दिया है। यही नहीं, जगह जगह G20 के लोगों के साथ भारत की मेजबानी को भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रगति मैदान इलाके की खूबसूरती की तस्वीर आपको हैरत में डाल सकती है, क्योंकि यहाँ की सजावट कुछ खास है और यहीं पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। प्रगति मैदान का भारत मंडपम रोशनी से चकाचौंध, दुनिया के 20 राष्ट्रों के लहराते झंडे और वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन से साफ झलकता है कि दिल्ली दिल वालों की नगरी है, जो पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेने के लिए तैयार है। दिल्ली से अनामिका गौड़ और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिर बेटी के साथ नजर आए हैं किम जोंग उन। आइए आपको सीधे ये चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन वहां के नौसेना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनकी बेटी भी पूरे समारोह में मौजूद रही। वहीं किम ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर निशाना साधा। किम जोंग उन ने आरोप लगाया कि इन दोनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप का सैन्यकरण कर दिया। साथ ही किम ने अपनी नौसेना को और मजबूत करने की बात कही। यूरोप के देश स्लोवेनिया में भारी बारिश के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दरअसल वहां के कोपर समेत कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बताया जा रहा है कि वहां 1 महीने की बारिश सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही हो गई। वहीं हजारों घरों में पानी भर गया, जिसे निकालने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच यातायात पूरी तरह से ठप नजर आया। यूरोप के एक और देश इटली में भी भारी बारिश से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। वहां के जेनोवा और दूसरे इलाकों में बाढ़ तबाही मचा रही है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में रेस्क्यू अभियान भी तेज कर दिया गया है ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया गया कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 रही। ये भूकंप वहां के बाली सागर क्षेत्र में आया था। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चीन के जियुआन काउंटी में रिवर लैंटर्न सॉन्ग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नदी किनारे शानदार रोशनी नजर आई। साथ ही वहां आतिशबाजी भी हुई। जेजियांग नदी में रोशनी से चमचमाते इन लालटेन ने सभी का दिल जीत लिया। वहां ये पारंपरिक महोत्सव साल 1995 से मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एक 64 साल की महिला के मस्तिष्क में जिंदा कीड़ा मिला। इसे दुनिया का ऐसा पहला मामला बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ये उनके करियर का भी इस तरह का पहला मामला है। पिछले लंबे समय से महिला में निमोनिया, पेट दर्द, दस्त, सूखी खांसी, बुखार और रात को पसीना आने जैसे तमाम लक्षण दिख रहे थे। साथ ही 2022 में महिला में डिप्रेशन और भूलने की बीमारी के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। ऐसे में जब डॉक्टरों ने उसके मस्तिष्क का MRI स्कैन किया तो मस्तिष्क में जिंदा कीड़ा होने के बारे में पता चला। ये ऐसा कीड़ा है जो आमतौर पर सांपों में ही पाया जाता है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।